कि जो प्रस्तापित मनुवादी लोग हैं वो ढूंढन की लंगोटी देंगे लेकिन सत्ता नहीं देंगे, क्योंकि सत्ता रहने से वो 7 लंगोटी सिला सकता है, नहीं तो आपको उधार मांगना पड़ेगा। जैसे जैसे आज बहुजन समाज जनगणना के लिए मोर्चे निकाल रहे हैं, आरक्षण के लिए उनको मार मिलती है लेकिन माल माल नहीं मिलता, मार मिलता है। विद्रोह का मतलब देशद्रोह नहीं है, राष्ट्रद्रोह नहीं होता। विद्रोह का मतलब होता है जो गलत है परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है जो गलत है उसको हटाओ और जो जरूरी है देश के विकास के लिए, समाज के, उसको निर्माण करो, उसको परिवर्तन बोलते हैं। तो यही परिवर्तन करने के लिए माननीय कांशीराम जी से मैं जुड़ा था। सत्ता के लिए 2 चीज़ होती है, ढाल और तलवार। लड़ाई के लिए ढाल रक्षा के लिए और तलवार दूसरों को काटने के लिए। तो ब्राह्मण व्यवस्था धर्म की ढाल बनाता है खुद की रक्षा के लिए, खुद की बनाए ईश्वर को अपने पहरेदार बना दिया, अपने धर्म ग्रंथों को अंगरक्षक बना दिया, और बहुजन समाज को हमाल बना के रखे लिए उन्होंने धर्म की ढाल बनाया और राजनीति यानी तलवार मूल्य नकारने के लिए, काटने के लिए। तो भाई मेहनत के साथ में भले भूखा ना मरा हो लेकिन वो खुश सुखी नहीं हुआ, क्योंकि सुखी होने के लिए जो ज्ञान धन चाहिए वो उसके पास जाते ही नहीं, गए नहीं। तो भूखा तो जानवर भी नहीं मरता, इसलिए उन्होंने बोला कि आप कितने दिन जिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इम्पोर्टेंट है कैसे जी रहे, कैसे जी रहे। तो इसलिए अर्थशास्त्री ये बोलते कि ज्ञान और धन मेहनत कश के पास नहीं जाता, वो जाता है सत्ता जिसके पास। और उसको कुछ भी नहीं मालूम, उसको तो अपने बाप का इतिहास मालूम नहीं, ओबीसी को तो देश का और समाज का क्या मालूम रहेगा। वो तो बेचारा इतना अज्ञान है कि वो अपने बाप को खाना खिलाता है, वो जब बताता है मनुवादी, वो कब बताता है, उसके बाप के जन्मदिन अक्षय तृतीया को। इसलिए अंग्रेजों ने मजाक में कहा था बाबा साहब, अरे बोले तुम किस आदमी को कर रहे हो, तो ओरिजिनल बेवकूफ़ लोग हैं ओबीसी। बाबा साहब को तो चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे कि ये जागेगा तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने सबसे पहले कलम भी उन्हीं के लिए 340 पहले लिखी, बाद में एससी के लिए, बाद में एसटी के लिए। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हम हैं अरविंद माड़ी इनके घर पर, और ये जो नाम मैंने आपको बताया है ये नाम हो सकता है कि आपने कई बार सुना होगा और कई बार इस नाम की शख्सियत से आप मिले भी होंगे। तो आज हम उन्हीं के साथ हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है माड़ी सर आपका। जय भीम। जय भीम। अ, अ, मैं भी आपका चैनल द थिंक और आप जो चला रहे इंजीनियर स्नेहा जी और ये संदीप जी मेश्राम, इनका मैं अपने घर में स्वागत करता हूँ, और मुझे आपने बोलने के लिए बोला इसलिए आपका धन्यवाद भी देता हूँ। सर आपको हम ये बता दें कि सर का जो परिचय मैं आपको दे रही हूँ तो इसके पहले एक और चीज़ अब जुड़ चुकी है। तो सर जो है सामाजिक विषयों को लेकर और सामाजिक मूवमेंट को लेकर लगातार कई सालों से काम करते आ रहे हैं, और कई लोगों को उन्होंने जो है मूवमेंट सिखाई है और प्रबोधनकार के नाम से भी वो जाने जाते हैं। और एक विशेष बात यह है कि सांस्कृतिक मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट में भी उनका इन्वॉल्यूशन हमें रिसेंटली दिखा। जो जयंती मूवी आपने देखी थी, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती को लेकर किस प्रकार से मनाना चाहिए, इस विषय को छेड़ा गया और इसके साथ कई कलाकार जुड़े और काफ़ी सुपर डुपर हिट रही मराठी में और हिंदी में। तो वहाँ जो माली मास्टर का जो किरदार रहा है, वो किरदार कहाँ से लिया? तो वो किरदार मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से इनके ही किरदार को वहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, जो माली गुरुजी वहाँ पर दिखाए हैं। तो वहाँ जो प्रबोधन करने वाले शिक्षक का जो रोल किया है कलाकार ने, वो रोल जो एक्चुअल जो रहा है, वो रोल इन्होंने वास्तविकता में संपूर्ण नागपुर में ही नहीं तो पूरे भारत के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर खासकर इनका काफ़ी जो जोरदार काम चला है प्रबोधन का। तो ये एक विशेष परिचय मैं इनका देना चाहूँगी, और भी मैं कुछ ख़ास बातें आज हम इन सर के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो विषय पर हम इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आज है 5 सितंबर और शिक्षक दिन का आज का यह दिन है, और एक एक विषय छिड़ जाता है युवाओं में, लोगों में, कि शिक्षक दिन जो है आम तौर पर सरकारी क्षेत्रों में देखें तो सरकारी लोग जो है वो राधा कृष्णन सर्वपल्ली इनके नाम पर ही वो ये कह सकते हैं कि उसमें मुहर लगी हुई है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है जो फुले शाहू बाबा साहब के मिशन मूवमेंट से आते हैं, बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि ये कहीं न कहीं धोखेबाजी है, और सही मायने में जो है वो शिक्षक दिन महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इनके कारवा के किसी भी दिन को मानकर मनाना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या बताएँगे सर? जो परिवर्तनवादी जो लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन भारत देश का दुख है कि भारत देश में जो प्रस्तापित लोग हैं उन्होंने कभी परिवर्तनवादी लोगों को इतिहास में जिंदा नहीं रखा।
वो बोलते हैं ना कि इतिहास कभी भी जो जेता यानी जीता हुआ रहता है, उनका लिखा जाता है। फिर वो छल कपट से जीते या और कोई, वो मायने नहीं रखता। और हारे हुए लोगों का इतिहास एक तो विकृत किया जाता है या नष्ट किया जाता है समरसता के द्वारा। तो इस देश में जो मनुवादी मानसिकता है वो विकृत है और धूर्त है। उन्होंने हमेशा ही अपने लोगों को आगे किया है, जबकि उनका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन इतिहास उनका बनाया गया कथा कथा कहानियों द्वारा। और जो सचमुच में जो इतिहासकार हो गए भारत भूमि में, जिन्होंने बहुजन समाज को उत्थान का काम किया, उनका इतिहास दफनाया गया, उनका कैरेक्टर्स को दबाया गया। तो जैसा कि जिनको ये इतिहास मालूम है, मतलब जो सत्य के ऊपर प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई जिनका असली इतिहास है उनके नाम से सन उत्सव या जो भी पर्व है वो मनाया जाए। लेकिन ब्राह्मणवादी जो मनुवादी सोच है, वो उसके विपरीत काम करती है। इसलिए ये डॉक्टर राधाकृष्णन की बात नहीं, तो इतिहास में इसके पहले भी जो भी हुए हैं, जैसे हमारे संत महापुरुष हुए हैं, उनको भी जाति के नाम से अपमानित किया गया। और जो मनुवादी उसी प्रवृत्ति के लोग हैं, संत ही बोलो, तो उनको महाराज और स्वामी कहा गया। जबकि हमारे संत को जाति लगाया, जैसे रैदास चंबार, गोरा कुंभार, सावता माली, सेना नावी, यानी उनको कभी सम्मानित नहीं किया महाराज स्वामी करके। सिमिलरली नेताओं का भी यही है, उनका जो नेता होता है वो देश का नेता बनाया जाता है बाय मीडिया प्रसिद्धि। लेकिन हमारा नेता हमारी जात के बाहर नहीं जाने देते। उदाहरण है कि जैसा बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर, ये विश्व नेता है अभी आज के दिन में, और ये जग जाहिर रहेगी, इसकी कोई किसी को बताने की बात नहीं रहेगी। फिर भी अभी तक यानी माननीय कांशीराम जी के बाद 25 साल के बाद भी उनको, बाबा साहब को दलितों का नेता, अछूतों का नेता करके थोपा गया। जबकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो सबके लिए लिखा है, और सारी ज़िंदगी उनकी लड़ाई समता की लड़ाई रही है, मानवता की लड़ाई है, सबके लिए रही है। और बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो ओबीसी के लिए किया। 340 कलम से लेके मंडल आयोग, मागास वर्ग आयोग बैठाने के लिए जो रिजिग्नेशन दिया 51 में लॉ मंत्री का, ये सब बाबा साहब ने किया। जबकि आज का कोई मंत्री ओबीसी का होने के बाद भी ना बोलता है, ना कोई राजीनामा रिजाइन करता है। फिर भी बाबा साहब को ये दलितों का नेता, अछूतों का नेता करके गाया गया। तो ये मनुवादी मानसिकता है। तो इसीलिए अभी राधा कृष्णन का जन्मदिन है, शिक्षक दिन मनाया जा रहा है, तो सरकारी व्यवस्था जो है वो प्रस्तापित असत्य लोगों में फैलते, वो सत्य को, क्योंकि उनको सत्य की एलर्जी है और समता से उनका परहेज है। और सत्य और समता को छुपाने के लिए वो हमेशा समरसता करते रहते हैं। तो हमेशा 2 विचारधाराओं की बात करते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि एक समानता वाली बात होती है और एक असमानता वाली बात होती है। एक जो होती है न्याय की बात की जाती है और एक तरफ अन्याय की बात की जाती है। तो सर ये जो सिस्टम हमें दिख रहा है, एक तरफ जो है घृणा वाली सिस्टम है और एक तरफ जो है भाईचारे की सिस्टम है। तो ये जो व्यवस्था दिखती है समतामूलक की और असमानता की, हाँ, तो सर इसमें आप लगातार काम कर रहे हैं कि समतामूलक समाज का निर्माण हो सके। तो क्या बेसिक जो कारण है इस देश के अंदर कि इस प्रकार की व्यवस्था रही कि आज भी जो लोग हैं उत्पीड़न का शिकार होते हैं जाति के आधार पर, कैसे देखते हैं आप इन उत्पीड़नों को? देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने बार-बार कहा कि भारत का जो इतिहास है, वो 2 संस्कृति संघर्ष का इतिहास है। इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 कल्चर, मतलब बहुजनवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद, यानी समता वर्सेस विषमतावाद। तो प्राचीन काल में उसको श्रमण बोलते थे और ब्राह्मण। श्रमण का मतलब होता है समतावाद, यानी बाँट कर खाना, एक दूसरे के लिए जीना, बाँट कर खाना, श्रमण, उसको श्रमण बोला गया नाग संस्कृति से। और जब से आर्य भारत में आए तो उन्होंने ब्राह्मण संस्कृति, या धर्म है वो, एक्चुअली संस्कृति नहीं है, संस्कृति तो बहते पानी जैसी है और धर्म ये बंद तालाब जैसा रहता है। तो उन्होंने जो ब्राह्मण संस्कृति बनाई वो छीन कर खाना, लूट कर खाना। तो ये जो विषमतावादी, जो उसको खड़ी बोलते हैं, और श्रमण ये आड़ी थी, समता, मानवता। और जो खड़ी व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि आर्यों ने ये चालाकी किया कि भारत का जो मूल समाज है वो कभी भी शासन करती जमात न बने, मतलब गवर्निंग क्लास न बने, राज्य करती जमात, वो हमेशा सर्विंग क्लास रहे। तो ये जो वैदिक व्यवस्था बनाई गई वो इस तरीके से बनाई गई कि जैसे कि राज्य चलाने के लिए 3 बातों की ज़रूरत होती है, माइंड, मसल और मनी। उसको ज्ञान, सत्ता और धन बोला गया है।
तो ये माइंड, मसल और मनी जहाँ तक बात है, वो पूरे अधिकार उन्होंने अपने लोगों को दिए। जैसा जिस जो कंट्रोल देश चलाने के लिए 4 बात की ज़रूरत होती है। एक होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब किसके दिमाग से सत्ता चलेगी। तो कंट्रोलिंग 2 प्रकार का होता है, शासन और प्रशासन। वो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में लिया, जो थिंकर जिसको बोलते हैं। दूसरे उन्हीं के सहयोगी थे, जो लड़ाकू प्रवृत्ति थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको तलवार, उस वक़्त तलवार से सत्ता बदलती, तो तलवार का अधिकार उनको दिया, उसको क्षत्रिय नाम दिया। और यहाँ के जो मूल क्षत्रिय थे, बलि राजा के, नागों के, उनको या तो गुलाम बनाया, मार दिया, या राक्षस कह के उनका इतिहास विकृत कर दिया। और उन्होंने अपने लोगों को आर्य क्षत्रिय बोला, जैसे आर्य ब्राह्मण, आर्य क्षत्रिय। सिमिलरली जो व्यापारिक माइंड के होते, उनमें आर्य वैश्य हो गए। तो ये ज्ञान, सत्ता और धन, माइंड, मसल और मनी, 3 चीज़ें। और जो 3 चीज़ों से वंचित रखा, चौथा होता है सेवा देने वाला वर्ग। तो श्रम या सेवा देना, तो भारतीय मूल लोगों को उन्होंने श्रम या सेवा देने वाला वर्ग में डाला, उसको शूद्र बोला अपने वर्ण व्यवस्था में। तो ये शूद्र, तो ये व्यवस्था हजारों साल से चल रहा है। बहुजन का जब ताकत बढ़ा, तो बहुजनों ने समता निर्माण की, जैसे मौर्य काल में हुआ। और जब उनका ताकत या छल कपट से उनको खत्म किया, तो उन्होंने अपनी खड़ी व्यवस्था तो ये हजारों साल से ये इतिहास चल रहा है, जो बाबा साहब ने भी बताया। ये हजारों सालों का जो संघर्ष है, आप लगातार अपने कैडर के माध्यम से, प्रबोधन के माध्यम से लगातार बता रहे हैं। तो आप, हमने यह सुना है कि आप इंजीनियर रहे और इंजीनियर अरविंद माड़ी ऐसे ही आपका नाम उच्चारण किया जाता है। तो सही मायने में फिर आपका ये इंजीनियरिंग से फिर इस प्रकार से सामाजिक आंदोलन में कैसे प्रवेश हुआ? हम आपके वैयक्तिक जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। मेरा तो जो पिंड था वो सोशली था, लेकिन नौकरी नहीं मिलती इस पेशा में। जैसा एमए करने के बाद नौकरी नहीं मिलती, या मिलती है तो वो टीचरशिप बेइज्जत करके, है कि नहीं? तो हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने बोला कि भाई तुमको ये नौकरी करना है, तो विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे जानबूझकर उस ब्रांच में डाला गया। तो मैं पेट भरने के लिए, नौकरी के लिए इंजीनियर बन गया। लेकिन मेरा जो पिंड था बचपन से, कि मुझे यही था कि मैं लोगों को सही क्या है बताना चाहिए, सत्य, चाहे इतिहास हो या कोई भी शास्त्र हो, अध्यात्म हो। तो मेरा ऊपर वारकरी पंथ का, संतों का बड़ा प्रभाव रहा था बचपन में। तो इसी वजह से मैं इसमें पेट भरने के लिए, भला ही मैं इंजीनियर था, नौकरी करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, अच्छी खासी तनख्वाह थी मुझे। फिर भी मेरा मन इधर ही रहता, मतलब मैं मन से इधर रहता था, शरीर से नौकरी पे रहता था। तो मैंने फिर समाज शास्त्र में डॉक्टर अम्बेडकर थॉट में एमए किया, और अच्छे से अपने ओबीसी को सत्य कैसे बता सकूँ इस प्रस्थापित लोगों के चुंगल से निकालने के लिए, उसका मैंने बहुत काफ़ी मानस शास्त्र को या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर स्टडी किया। फॉरेन ऑथर के भी डॉक्टर क्या फ्राइड वगैरह, जो और भी बड़े-बड़े डार्विन जैसे संशोधकों के लिए किताबें पढ़ी, और फिर मैंने अपनी स्क्रिप्ट बनाया, और उस हिसाब से मैं सोशल इंडोर कार्य, मैं लीडरशिप में जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में, ये मैंने कभी माइंड में मेरे आया नहीं। और ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि जिस समाज का नेतृत्व करना है वो समाज ही तैयार नहीं है। तो गधे लोगों का नेतृत्व करके क्या फ़ायदा? जैसा प्रस्तावित ब्राह्मण लोगों को मूर्ख लोगों के ऊपर राज करना अच्छा लगता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के ऊपर अच्छे से राज कर सकते हैं। मूर्ख लोगों को शोषण कर सकते हैं, मूर्ख लोगों को गधे जैसे मुफ्त में सेवा में इस्तेमाल कर, लेकिन ज्ञानी लोगों को ऐसा नहीं कर सकते। ज्ञानी लोगों को अपने बराबरी में, सम्मान में ये करना पड़ता है, लेकिन मनुवादियों को वो मंजूर नहीं। तो मनुवादी लोग पहले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अज्ञान रखते हैं, तो पहला हथौड़ा वो वे शिक्षा पे मारते हैं। तो जो जो पहला मनुस्मृति में शिक्षा बंद करने का कारण यही था। तो पहला हथौड़ा वो सर पे मारते हैं, दिमाग, दूसरा रोज़गार यानी पेट पे मारते। और ये ज्ञान और धन, ये 2 चीज़ मेहनतकश आदमी को नहीं मिलता। अपने को वो बोलते हैं, धर्मशास्त्र में प्रवचनकार हमेशा बोलते हैं कि भाई मेहनतकश आदमी भूखा नहीं मरता। लेकिन अर्थशास्त्री बोलते हैं कि भाई मेहनतकश आदमी भले भूखा ना मरा हो, लेकिन वो खुश सुखी नहीं हुआ, क्योंकि सुखी होने के लिए जो ज्ञान धन चाहिए वो उसके पास जाते ही नहीं, गए नहीं। तो भूखा तो जानवर भी नहीं मरता। इसलिए उन्होंने बोला कि आप कितने दिन जिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इम्पोर्टेंट है कैसे जी रहे, कैसे जी रहे। तो इसलिए अर्थशास्त्री ये बोलते हैं कि ज्ञान और धन मेहनतकश के पास नहीं जाता, वो जाता है सत्ता जिसके पास होती है। तो सत्ता में ये 3 पावर होते हैं। एक तो सत्ता, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी होती है, बाँटने का अधिकारी। दूसरा आपका मूल्य, आप जो भी काम करते हैं, खेती-बाड़ी का हो या नौकरी हो, आपको कितना मूल्य देना चाहिए वो सत्ता डिसाइड करती है, माँ-बाप डिसाइड नहीं करते। तीसरा, सत्ता ये फास्ट ट्रैक व्हीकल होता है, यानी जल्दी, जैसा पैदल में टाइम लगता है, यस मोटर में जल्दी जा सकते हैं। तो जिसके पास सत्ता होती है वो निश्चित करता है किसको देना, कितना देना, कब देना, नहीं देना, देना या नहीं देना, वो
इसीलिए जो मनुवादी व्यवस्था है छल कपट करके इन के इन प्रकार किसी भी प्रकार से वो सत्ता अपने हाथ में रखती है, क्योंकि उसको लोगों का शोषण करना है, उसको ज्ञान सत्ता धन से दूर रखना है, उनको मूर्ख बनाया ताकि इनकी सत्ता पीढ़ी चलती रहेगी। तो महात्मा फुले ने ये बोला था कि ब्राह्मणी लोग असत्य लोगों तक पहुंचाने के लिए सत्ता अपने हाथ में रखते हैं और आपको सत्ता लोगों सॉरी आपको सत्य लोगों तक पहुंचाने के लिए सत्ता चाहिए। तो सत्य और सत्ता जब अच्छे लोगों के हाथ में आता है, नीतिमान नैतिक लोगों, तो मानवता निर्माण होती है समता। लेकिन इसकी गैप जब बढ़ेगी सत्य और सत्ता की, तो अनीति, स्वैराचार, भ्रष्टाचार, उसका परिणाम रोगराई, झोपड़पट्टी, लोग उसका परिणाम गुंड प्रवृत्ति, नशा प्रवृत्ति, वेश्यावृत्ति। तो ये बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से लाए? तो आम लोग खाली परिणामों के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन उसको कारण मालूम नहीं रहता। तो कारण ये है कि जो प्रस्तापित मनुवादी ये है, ये क्या करते हैं कि लोगों को डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के ऊपर राज नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, पहले जाति के नाम से डिवाइड किया। अब संत महात्मा शिवाजी के कारण लोग जाति मिट रही आ रहे नजदीक में, तो व्यवस्था ने प्रस्तापित लोगों ने क्या किया, संगठनों के नाम से लोगों को तोड़ दिया। इतना तोड़ दिया कि पहले जितनी जातियां नहीं होंगी उतनी आज संगठनाएं बना के रख दिया, ताकि ये डिवाइड रहे। तो ये डिवाइड रहेंगे और इनके ऊपर हम लोग राज करते रहेंगे। तो 3.5% मनुवादी जो व्यवस्था है उसको एक टुकड़ा न हो, इसलिए उन्होंने 1% भी नहीं रखा, इतनी छोटी-छोटी जातियाँ बना के रख दिया है। तो ये सब साजिश कई वर्षों से चल रही है, जो आज भी है। तो पहले इनके जो पूर्वज थे वो जाति के नाम से डिवाइड करके राज करते थे। अब वो जाति, उसका जाति तो है आज भी, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस संगठन में। तो ये जो व्यवस्था है जिसको हम ब्राह्मणवादी या मनुवादी, वो क्या करते हैं, भारत की व्यवस्था को संतरा के फल जैसा बनाया है। संतरा का फल क्या होता है, अंदर में अलग अलग रहता है और ऊपर से एक कवर रहता है, हिंदुत्व, वो कवर यानी ब्राह्मणों का हिंदुत्व। तो वो जाति के नाम से आपको अलग करता है और धर्म के नाम से एक करता है। तो बाहर के शत्रु से लड़ाना है तो धर्म के नाम से हिंदू खतरे में करके धर्म से नाम से एक करता है। लेकिन जब अंदर के लोग अधिकार मांगते हैं तो उसको आपस में लड़ाने के लिए जाति के नाम से उसको, तो डिवाइडेड दे फॉल यूनाइटेड वे स्टैंड, तो वो जाति के नाम से डिवाइड करते हैं और धर्म के नाम से यूनाइट करते हैं। तो ये ब्राह्मणों की स्ट्रैटेजी है जो बहुजन समाज अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, प्लस जो बोलते हैं ना, सत्ता के लिए दो चीज़ होती है, ढाल और तलवार। लड़ाई के लिए ढाल रक्षा के लिए और तलवार दूसरों को काटने के लिए। तो ब्राह्मण व्यवस्था धर्म की ढाल बनाता है खुद की रक्षा के लिए, खुद की बनाए ईश्वर को अपने पहरेदार बना दिया, अपने धर्म ग्रंथों को अंगरक्षक बना दिया, और बहुजन समाज को हमाल बना के रखे लिए उन्होंने धर्म की ढाल बनाया और राजनीति यानी तलवार मूल्य नकारने के लिए, काटने के लिए। तो ये ढाल और तलवार वो हमेशा अपने पास रखते हैं। वो इसलिए एक कहावत है, लोग बोलते हैं कि जो प्रस्तापित मनुवादी लोग हैं वो डुंगन की लंगोटी देंगे लेकिन सत्ता नहीं देंगे, क्योंकि सत्ता रहने से वो 7 लंगोटी सिला सकता है, नहीं तो आपको उधार मांगना पड़ेगा। जैसे जैसे आज बहुजन समाज जनगणना के लिए मोर्चे निकाल रहे हैं, आरक्षण के लिए उनको मार मिलती है, लेकिन माल नहीं मिलता, मार मिलता है। अब देखो, ब्राह्मण लोगों ने कभी मोर्चा नहीं निकाला, उनको जो चाहिए वो मिल जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि सत्ता बाँटने का अधिकार उनके पास में है। तो यही बाबा साहब ने बोला था कि कैप्चर दैट टेम्पल ऑफ पावर फॉर इमेंसिपेशन। ये बहुजन शूद्रों को बोला था, ओबीसी को, कि हे शूद्रों, तुम उन सत्ता के मंदिर में कब्जा करो, वहाँ तुम्हारी मुक्ति है। ये भट्टों के मंदिरों के चक्कर काट के तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियाँ उन्होंने बर्बाद कर दी है। तुमको अपने कॉम्पिटिशन से आउट किया है, स्पर्धा से आउट करने के लिए उन्होंने आपको किसी खूंटे पे बांध के गोल-गोल घुमाया है। तो जिस दिन तुम वो खूंटा से मुक्त होके विद्रोह करोगे, तो जैसा बैल को बांधे रहोगे तो सड़ा घास खाना पड़ेगा। अगर उसको बाजू में हरा घास है उसको खाना है तो खूंटा उखाड़ना पड़ेगा, उसको विद्रोह बोलते हैं। तो अगर आपको सही ज्ञान, सही जो भी करना है तो खूंटे को विद्रोह करना पड़ेगा। विद्रोह का मतलब देशद्रोह नहीं है, राष्ट्रद्रोह नहीं होता। विद्रोह का मतलब होता है जो गलत है, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है जो गलत है उसको हटाओ और जो ज़रूरी है देश के विकास के लिए, समाज के, उसको निर्माण करो, उसको परिवर्तन बोलते हैं। तो यही परिवर्तन करने के लिए माननीय कांशीराम जी से मैं जुड़ा था। और कांशीराम, यही मैं जानना चाह रही थी कि आपका ये जो सफ़र रहा, ये तमाम सफ़र में आपका साहब के साथ भी काफ़ी नज़दीकियाँ रही। तो कैसे आप जुड़े? और भी हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोई कुछ ऐसा वाक़या जो आपको याद हो, आपको पता हो, जो लोग नहीं जानते, ऐसे भी कुछ हम जानना चाहेंगे। जानना तो बहुत कुछ है। अभी क्या है, अभी काफ़ी इतिहास गुजर गया है। 1984 में मैं इस मूवमेंट में आया।
हालाँकि मैं पढ़कर आया हूँ, मैं किसी सभा सम्मेलन वगैरह कभी पहले गया नहीं, मैं ट्रांसफ़र आया स्वयं स्फूर्ति से। मेरा ये पढ़ने का इतना लत था कि जैसे नशा बोले तो एक हुआ कि दूसरा ऐसा काफ़ी शास्त्रों को मैंने पढ़ लिया था और फॉरेन ऑथर की भी किताबें पढ़ी। पढ़ने के बाद मुझे मैं ऑफ़िस में जब नागपुर में ट्रांसफ़र हुआ, तो मुझे पेपर मिला बहुजन नायक। तो एक आदमी सिम्पैथाइज़र वो कोई बहुत बड़ा वर्कर नहीं था, वो अभी गुज़र गए हैं वो, मेरे से थोड़े-से उम्र से बड़े थे। वो पेपर उनके पास आता था और फिर वो टी टाइम में वगैरह वो पेपर मेरे पास मेरे टेबल में लाके रख देते थे। उनको लगा कि भई आदमी बहुत कुछ पढ़ते रहता है, तो मेरा सरकारी काम होने से भी मैं पढ़ते रहता था। बाकी लोगों जैसा मैं बातचीत वगैरह नहीं करता था। वो उन्होंने वो पेपर पढ़ रखा तो मैं पढ़ते गया तो उनको लगा कि इनको इंटरेस्ट है, फिर वो उन्होंने किताबें रखना चालू किया, बाबा साहब की या ज्योतिबा फुले की। तो जब ज्योतिबा फुले का किताब अब ज्योतिबा फुले के बारे में मुझे तो बचपन में इतना ही मालूम था कि भाई उन्होंने शिक्षा शुरू की, हौद खुला किया अस्पृश्य के बाद उससे आगे तो कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब मैंने उम्र के 24-25 साल में वो किताब पढ़ी, तो मैं उठ के खड़ा हो गया यूरेका यूरेका वो जो साइंटिस्ट नहीं का वो एक संशोधन करके वो बा खड़ा हो गया था टब में से। तो उसी जैसे मेरी अवस्था होगी कि मैं बोले मुझे जो बचपन से मैं जिसकी खोज कर रहा था वो मुझे आज मिल गया। और मुझे बहुत शर्म लगी कि भाई मैं इतना पढ़ लिया, फॉरेन ऑथर की किताबें पढ़ा लेकिन मेरे घर का आदमी, मेरे समाज का आदमी इतना विद्वान, इसके बारे में मुझे आज पता चल रहा है उम्र के 24-25 साल में। तो मैंने संकल्प ले लिया कि मेरी ज़िंदगी में लानत है कि मैं अभी पेट भरने के लिए नहीं जीऊँगा, मुझे कुछ करना चाहिए कि मेरे जैसे पढ़े-लिखे लोगों को अगर इतने देर बाद ज्योतिबा फुले समझ में पता चलता है, तो मेरे समाज के अनपढ़ गँवार लोगों को कौन बताएगा? तो ये फीलिंग मेरे ऊपर हुआ और तब मैं सोचा कि अब मुझे कुछ तो भी बाहर करना चाहिए। तो मैं फिर देखा कि अपने एरिया में कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो उन्होंने उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि ऐसे-ऐसे लोग हैं, वो बैठते हैं, उनकी मीटिंग होती है वगैरह-वगैरह। तो वो मुझे उनका इंट्रोडक्शन कराने के लिए लेके गए। तो लेके गए तो उनको बहुत डाउट आया, वो जो विंग चलाते थे यहाँ, कि भाई ये अचानक एक ओबीसी का आदमी, वो भी अम्बेडकरवादी तो हो नहीं सकता। ये ज़रूर आरएसएस ने छोड़ा हुआ आदमी भेजा होगा, तो इसके ऊपर वॉच करना चाहिए। अब वो डायरेक्टली विरोध भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने 2-3 साल तो मुझे भीख ही नहीं डाली। मैं आता गया, मैं कंट्रीब्यूशन दिया, सब दिया, वो दिया। देखा कि भाई पता चला कि भाई वो लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता बहुजनवादी नहीं है। जो मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, वो बहुत कुछ ही किस्से हैं। फिर उस वक़्त उबाले साहब थे, हालाँकि मैं नॉन पॉलिटिकल भी था, लेकिन वो पॉलिटिकल थे। लेकिन वो हमारे प्रोग्राम लगाते थे, क्योंकि वो मिल के चलता था ना, तो प्रोग्राम लगाते थे। फिर यहाँ कुछ मेरे कारण नहीं, तो वो ऊपर से उनका डिस्प्यूट भी हो गया, उस डिस्प्यूट में फिर वो 2 भाग हो ही जाते हैं। तो फिर मेरे ऊपर का उनका भरोसा, वो बोले भी नहीं, एक ओबीसी का आदमी आया, उन्होंने ऐसा बोला, झगड़ा था वो बावाजी वर्सेस उबाले साहब का, और वो नीचे जब फ़िल्टर होके आया तो यूनिट में 2 भाग हो गए। तो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया उसका, मतलब ठीकरा-फोड़ा जैसा, कि भाई एक ओबीसी का आदमी आया और हमारा यूनिट उन्होंने तोड़ दिया। और मैंने ऐसे लोग तैयार किए थे कि आधी रात देने से भी उठ के आते थे, लेकिन आज हमारे यूनिट बिखर गई, ऐसा वो लगा। तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ, भाई मैं तो जोड़ने के लिए आया और मैं तो माँगने वाला भी नहीं, मैं तो देने के लिए आया हूँ। मुझे तो कुछ बनना ही नहीं है, मैं तो बनाने के लिए आया हूँ। तो मेरे जैसे देने वाले आदमी के ऊपर अगर ये लोग इतना मुझे क्या बोलते हैं मीन माइंडेडनेस सोचते हैं, तो फिर जब मेरा समाज तैयार होगा, तो ये लोग कैसे अकोमोडेट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे? उसकी संख्या भी ज़्यादा है। संख्या भी ज़्यादा है, तो भाई कांशीराम बोलो या बाबा साहब ने तो समानता, समता की बात बोली, तो जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी, तो भाईचारे की भी बात ये तो मुझे जैसे डिवोटेड आदमी को एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर मैं 2 रात सोया नहीं। मुझे बहुत फ़ील हुआ, क्या करे, छोड़ दे या कुछ अपना अलग मार्ग निकाले। ये छोड़ दे, अपने संसार पानी में लग जाए या कुछ अलग करे। तो मैं 2 रात सोया नहीं और फिर मैंने तीसरी रात में मैंने निर्णय लिया कि कोई करे ना करे, मुझे ये करना पड़ेगा। ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेदारी, फिर मैंने अपना स्ट्रैटेजी बदल दिया और शिविर ओबीसी के लिए बड़ा मानसशास्त्र के ढंग से अलग तरीके से किया और फिर मेरे प्रोग्राम लगाते गए, बोलते गए। लेकिन राजनीतिक विंग वाले भी आपसे काफ़ी प्रभावित हैं क्योंकि हम भी जो है आपके कैडर से बनकर आए हैं। तो ऐसा ये जो आपका सफ़र रहा तो मतलब संघर्षों से भरकर आप यहाँ तक आए। तो इस सफ़र में आपको क्या और कितनी कठिनाई आई? ये तो हो गई कि संगठनात्मक और कठिनाई हर जगह में आई। घर में भी आई,
अब ये विचारधारा ही ऐसी है, क्योंकि आम लोगों को भीड़ में जैसा जैसा भीड़ में जैसा मतलब बाढ़ में बहने की जैसी लकड़ी बहती है, वैसे आदत होती है। हट के कुछ बता तो वो सत्य भी रहने से विरोध करते हैं। तो विरोध तो मेरे घर से ही चालू हुआ। मेरी माँ, जिसको मैं ईश्वर मानता था, मैं ऐसा ईश्वर नहीं मानता था जो पारंपरिक, या मेरे घर में कभी, हाँ, तो मेरे घर में कोई ये रूढ़ी परंपरा कर्मकांड में मेरा कभी बचपन से इंटरेस्ट नहीं था। यानी मुझे फुले अम्बेडकर नहीं मिला था, फिर भी मेरी सत्सद विवेक बुद्धि इतनी स्ट्रांग थी, उम्र के 7-8-9 साल से ही, कि मैं मंदिर में जाना, हाथ जोड़ना, मेरी माँ बोलती थी फिर भी नहीं जाता था। ऊपर से मैं उसको मज़ाक करते रहता था, अरे ये तो ऐसा ही है, वैसा ही है। तो वो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे, तो मैं नहीं जाता था। तो उसकी वजह से मेरे को बंडखोर करके मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं रखते हैं। विद्रोही, मैं बचपन से विद्रोही था, तो इसलिए मोहल्ले के लोग भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे, और मेरे घर के लोग भी मेरा बारे में गलत-सलत बताते थे कि भाई ये इसका कोई भरोसा नहीं है, इसको इसके ऊपर ये मत करो, विश्वास मत करो, या इसको करो, ये अच्छा नहीं लड़का, ये ठीक नहीं निकलेगा। ऐसे मेरी माँ, मेरा भाई बोलो या जो भी लोगों को बताते थे। तो इसलिए मैं खिन्न रहता था, अकेला मैं ज़्यादा रहता था। तो अब वो तो हो गया, वो काल भी बचपना था, लेकिन जब मैं यहाँ आया घर में, तो अ, मैं जब प्रभावित हुआ, जैसा कि बताया मैंने, तो अब जब मैं सरकारी क्वार्टर में रहता था, तब वहाँ कोई फ़ोटो-वोटो लगाया नहीं। बोला खुद का मकान बनाएँगे, तब लगाएँगे अपने महापुरुषों के। तो मैंने जब ये मकान बनाया, तो बाबा साहब की तस्वीर सामने लगाई है ये दरवाजे के ऊपर, बाकी की पूरा शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले, सावित्री सब है, जीजा वगैरह। तो मेरे माँ ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। मेरी माँ तो बिल्कुल अनपढ़ थी, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम, ना इतिहास मालूम, ना किसी महापुरुष के बारे में नहीं मालूम। तो मेरे माँ ने बोला, "बापू ये तस्वीर यहाँ मत लगाओ, मतलब बाबा साहब की।" तो मैं बोला, "क्यों?" तो बोले, "मेरी नज़र पड़ती है।" तो मैं बोला, "भाई 7 फुट का दरवाज़ा है ये, और उसके ऊपर तस्वीर है, और तू 5 फुट की है, तू काहे के लिए ऊपर देखती? तू नीचे देख ना, तुमको ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं।" मज़ाक, मतलब मज़ाक करता था। लेकिन मुझे बहुत फ़ील हुआ उस वक़्त कि भई एक अनपढ़ गँवार औरत, जिसको कुछ भी नहीं मालूम, वो बाबा साहब के बारे में इतना ये करती है, तो इसको किसने बताया कि बाबा साहब की दे उसकी तस्वीर देखने से उसको खराब लगता है। और वही मेरी माँ, जब मैं बचपन में देखता था, बहुत मेहनती थी, वो काम करते वक़्त एक घर में जाती थी, कोई कांग्रेसी का घर हो सकता है वो, या ऐसे, उसके घर में गांधी जी का चरखा वाला फ़ोटो था बहुत बड़ा। तो वो फ़ोटो देख के वो, उसकी फ़ीलिंग, वो बोलती थी, गांधी महात्मा है तू, कितना त्याग किया हमारे लिए। तो वो सीन मेरे को याद आ गया कि भई वो तस्वीर देख के उसको इतना ये आ गया है कि रिस्पेक्ट आ रहा है कि गांधी महात्मा है, तूने कितनी गोली खाई, गोली क्या, और बाबा साहब का तस्वीर देख के बोलती कि मैं, मेरे माझी नज़र पड़ते इथे लावू नको। तो मुझे बहुत ये हो गया, और मैं रोया। मिसेस को बोला कि अब देखो, अब मुझे तुम मुक्त कर दो, मैं अभी ऐसा ज़िंदा नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा अगर मैं ये करूँगा। तो रोया। मिसेस के माने भी, मिसेस ने बोला कि अब तुम घर देखो, मेरा घर में नहीं, मैं अपनी नौकरी करूँगा और मिशन करूँगा। तो तब से वो मिसेस ने मुझे मुक्त कर दिया, और घर की सारी ज़िम्मेदारी उसको, छोटी-छोटी लड़कियाँ थी, स्कूल जाना, लाना, क्या लगता है बाज़ार, सब उसके तरफ दे दिया। तो ऐसे-ऐसे किस्से हुए, और भाई ने विरोध किया कि भई समाज कार्य करना ये फालतू आदमी का काम है। मतलब उनको लगा कि ये तुम्हारा काम नहीं, तुम अपना घर देखो, नौकरी देखो, ये जिसको काम-धंधे नहीं है वो लोग करते हैं। तो गाँव में भी जाता था, तो लोग बोल अब पहले मैं सीनियर लोगों को बताता था कि भई इसको समझाऊँगा तो ये बच्चों को समझाएँगे। तो वो सुन तो लेते थे, लेकिन बाद में टिंगल उड़ा के हँसते थे। मेरे भाई को कंप्लेंट करते थे कि अरे तेरे भाई के दिमाग में फ़र्क पड़ गया, वो पागल होने के लक्षण है, वो फुले-फुले करते रहता है। बाबा साहेब अम्बेडकर, अम्बेडकर, वो अपने बीवी-बच्चे के बारे में बात नहीं करता, हमको नहीं पूछता, हमारे बारे में वो आता है तो फुले-फुले करते रहता है। बोले वो संसार से उठ जाएगा, उसकी तरफ ध्यान दो। तो मेरा भाई फिर वापस आके मुझे बोलता है, "अरे गाँव के लोग तुमको क्या बोलते हैं पागल?" मैं हँस देता था। मैं, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको बोलते हैं। मैं बोलता था बराबर है, उनको मेरे संसार के बारे में चिंता है कि मैं बहक ना जाऊँ या खराब। उनको उनके पास जो, बोला उनके पास जो दिमाग है, वो अपने हिसाब से विचार करेंगे बोला। लेकिन मुझे जैसे महात्मा फुले को घर से निकाल दिया, तो उन्होंने अपना सोचा कि भाई मेरे समाज को मालूम नहीं, मुझे अपना काम करना ही चाहिए। तो मुझे भी उस वक़्त ज्योतिबा की याद आई। तो मैं बोला मुझे तो कोई घर से नहीं निकाल रहा है, खाली पागल ही बोल रहे हैं। तो मैं बोला मुझे अपना काम करना चाहिए। फिर मैं बूढ़े-बाड़ों को बताना छोड़ दिया, और यंग स्टूडेंट को पकड़ा।
और स्टूडेंट क्या है, गीली मिट्टी जैसे रहते हैं। तो स्टूडेंट को अपील हो गया और स्टूडेंट जागरूक हो गए। तो स्टूडेंट जागे तो टीचर जागरूक हो गए। टीचर को शर्म आ गई कि साले स्टूडेंट अगर हमसे पुरोगामी रहेंगे और हम बेवकूफ़ की बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो साथ-साथ टीचर भी जाग गए और मैंने फिर भीम जयंती और शिव जयंती अपने गाँव में बीच में वो अपने-अपने मोहल्ले में करते थे। मैं बोला यार तुम अपना छोड़ो, मैदान में आ जाओ। मैं बाज़ार चौक में लेके आया, बड़ी-बड़ी मेहरुनक निकालता था, लोग चंदा देते थे, बख्शीश देता था, किताबें वगैरह बहुत कुछ किया उस वक़्त में। और काफ़ी सत्यशोधक मूवमेंट तैयार की थी, बुकलेट छापा कैसे मूवमेंट चलाना चाहिए। लेकिन राजनीति इतनी दलिद्र चीज़ है कि राजनीतिक लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सब मूवमेंट को सत्यानाश कर देते हैं। तो गाँव में भी आपके काम को रोकने के लिए भी कुछ मनुवादी साजिशें हुई या फिर कुछ कारनामे वो हुए ऐसे? इनडायरेक्टली होता ही है वो। अब जैसा घर से ही हुआ तो मोल बाकी लोगों को क्या है। तो ऑफ़िस में भी मुझे बहुत परेशान किया मेरे लोगों ने ऊपर मेरे। ऊपर से हेडक्वार्टर है। हाँ, तो मेरे लोगों ने किया लेकिन मुझे मालूम था। तो मैं बोलता कम था। मुझे मालूम था कि बताना है अपने लोगों को, उनको बता के क्या फ़ायदा। तो मैं उनको कुछ नहीं बताता। वो डेप्थ गिनने के लिए अपने को बोलते हैं, उनको मालूम है कि इनको। तो मैं ब्राह्मणी लोगों को कभी बताया नहीं कि मैं क्या नॉलेज है किसको बताता हूँ। अपने समाज को लगे तो 10 बार बताऊँगा लेकिन उनको एक भी बार हवा नहीं लगने देता था। लेकिन उनको पता लगता है कि अरे ये तो इसका आदमी है, उसका आदमी है, तो वो जानबूझकर मुझे छुट्टी नहीं देंगे। अगर छुट्टी के दिन में ड्यूटी लगाएँगे ताकि ये उसको मालूम था कि ये कार्यक्रम लेने जाता है, वो नहीं जाना चाहिए इसलिए जानबूझकर ज़बरदस्ती प्रोग्राम फ़ेल कर रहे। तो मैं छोड़-छाड़ करके जाता था, फिर मेरे ऊपर एक्शन भी करते थे वो लोग। काफ़ी हुआ नाटकबाज़ी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरे पास ये था तो मैंने उनको अब ये बीच के लोग, ऊपर वाले आदमी से तो काम से मतलब रहता है, वो एक-एक आदमी की नहीं। तो ऊपर वाला आदमी ने पहले बोला कि भाई वो बाहर क्या करता है हमको क्या लेना-देना है, हमारा सरकारी ड्यूटी में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं ना। वो ज़्यादा वो अच्छा सँभाल रहा है तो उसको बाहर क्या करता है उससे हमको रोकेंगे। लेकिन बीच के लोगों को तकलीफ़ होती है, चमचेगिरी दलाली जो लोग। तो उन्होंने कोशिश किया अटकाने का, तो मैंने उनको प्रेम से समझाया, देखो भाई, मैं किसी से आप जानबूझकर ही नहीं लगाया, लेकिन मेरे को अगर कोई तकलीफ़ देगा तो मैं आग के मक्खी जैसा जो पानी में छलांग लगाने से पानी में जाके मैं डसता हूँ बोला। तुम मेरे पीछे मत पड़ो क्योंकि मुझे भारत का संविधान मैंने पूरा घोल के पी लिया है बोला। हाँ, मेरा सीसीएस रूल्स गवर्नमेंट सर्विस में कितना मेरी जिम्मेदारी है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सब मुझे मालूम है बोला। मैं अपने दायरे में मैं अपना ये काम कर रहा हूँ और ये मेरा अधिकार है। तुम अगर इसमें दखल अंदाजी करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी मैं खराब कर दूँगा। वो डर गए फिर मेरे से। मैं बोला साले ये तो तूफ़ान आदमी है, जितना बोलता नहीं उतना ये है। तो फिर मेरा पीछा फिर भी वो बार-बार करके करते थे। फुल टाइम सर फिर आपने देना शुरू कर दिए, तो फिर वो कब हाँ, नौकरी को क्विट कर दिए? फुल टाइम मतलब मेरी लड़की 2 लड़कियाँ हैं मुझे। तो मैंने ये पहले ही सोचा था, जो बाबा साहब ने बोला ना अपने कमाई का 20वाँ हिस्सा दो। तो मैं तो ड्यूटी पे था तब तो 20वाँ जीता ही था। लेकिन मैं बोला बाबा साहब ने सारी ज़िंदगी दे दी, अपने 4-4 बच्चे हुए नहीं जी पाए। तो मैं उस वक़्त सोचा था कि जैसे मेरी लड़कियों की शादी हो जाएगी तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा, चाहे फिर कितना भी मुझे। तो मेरी दोनों लड़की की मैंने शादी कर दिया 24-23 साल में। वो पढ़ी-लिखी अपने और बाद में जैसे ही 9 में शादी दिया मैंने 9 में दिसंबर तक खींचा और नौकरी छोड़ दिया 10 से और फुल टाइम बन गया। लेकिन मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग, ना नेता लोग कर रहे, ना वामसेप के लोग कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको अपने संगठन के बारे में नेता का क्या पार्टी वही हमारे पार्टी के बारे में बताएँगे, हमारे नेता के बारे में बताएँगे तो तुमको बुलाएँगे। वो बोलते हैं हमारे पार्टी में आओ, तो मैं बोलता हूँ भाई कोई पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है कि नहीं? मुझे कोई नज़र नहीं आता जो बाबा साहब ने, कांशीराम ने जैसा मूवमेंट चलाने के लिए बोला, वैसा कोई चला ही नहीं रहा। तो मैं इसलिए बेटर है कि मैं आदमी तैयार करूँगा और ऊपर से मेरा समाज तो तैयार ही नहीं है। समाज तैयार होना। समाज भाई तुम्हारा समाज तैयार है, तुम नखरे कर रहे हो। तुम्हारे छटाक भर लोग तैयार है, तुम अपनी लीडरशिप बाशिंग बाँध के तैयार हो, तो मेरा तो समाज ही तैयार नहीं। तुम्हारे समाज की बीमारी अलग है, मेरे समाज की बीमारी अलग है। तो उनको पहले तैयार करने के लिए तो चाहिए ना। तो इसीलिए ओबीसी समाज मतलब ओबीसी समाज की बीमारी अलग है। तो अभी जो ओबीसी समाज की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति की बात करें या आर्थिक की बात करें और राजनीतिक की भी बात करें, तो वो कहीं न कहीं धर्म के नाम पर जो है वो मनुवादी पार्टियों के साथ है। और साथ में होने के बाद भी जो है उनकी जनगणना नहीं हो रही है, बहुत सारी समस्या से जूझ रहे हैं। तो मतलब जब भी शासक कौम रही है कोई भी, चाहे वो कांग्रेस रहे या फिर बीजेपी रहे, तो धर्म के नाम पर तो ओबीसी हमेशा शासकों के साथ रहा। बावजूद इसके आज ओबीसी समाज की ऐसी समस्याएँ क्यों है?
वो जो शासकों के साथ रहा, वो कोई मतलब बुद्धि के कारण नहीं रहा या अपने अधिकार के लिए, वो मूर्ख समाज है। वो उनका नहीं संख्या, क्योंकि अभी क्या है राजनीति में, लोकतंत्र में संख्या महत्व की होती है, विद्वत्ता बुद्धिमत्ता महत्व की नहीं होती है। तो ओबीसी उनके साथ क्यों है? क्योंकि उनका अधिकार के बारे में जानकारी नहीं व्यक्तिगत, उनको अपने पूर्वजों का इतिहास मालूम नहीं और वो मालूम होने नहीं दिया। तो बोला ना कि ब्राह्मण लोगों को, मूर्ख लोगों के ऊपर राज करना अच्छा लगता है। तो उन्होंने सबसे पहले ओबीसी को सबसे ज़्यादा वो ओबीसी को एक प्रकार का मिलने नहीं देते किसी से। ब्राह्मणी व्यवस्था को शेड्यूल कास्ट से डर नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत कम हैं। उनको मालूम है कि ये कितने भी छाती ठोक के बाबा साहब का नाम लेंगे, एक एक तो ये हाँ, एक तो ये चुनाव के टाइम में बिके जाते हैं, ये एक नहीं होते। और एक हो भी जाए झाड़ू मार के, तो भी ये अकेला शेड्यूल कास्ट का आदमी ब्राह्मणों को धक्का नहीं दे सकता, क्योंकि कम पड़ता है। मुस्लिम समाज का भी उन्होंने मार मार के बेहाल कर दिया है। उनको भी तो नौकरी में, तो प्रशासन में है ही नहीं, वो तो कैसे जो भी अपने जिंदगी जी रहे हैं रोड पे धंधा पानी करके। तो उनको डर है ओबीसी से। अब डर मतलब वो लड़ाकू है इसलिए डर नहीं है, वो उनको डर है कि ये अगर जाग जाएगा तो, क्योंकि उनके भरोसे वो जिंदा है, ब्राह्मणवाद जो है या उनके अधिकारों पे वो जिंदा है। तो बाबा साहब ने इसलिए बोला था कि भाई ये सोया हुआ शेर है, इसको जगाओ तो ब्राह्मणों को भागने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में वो जिधर जाएगा उधर सत्ता जाती है। तो इसलिए वो नहीं जागना चाहिए, वो मूर्ख रहना चाहिए। इसलिए वो कभी मुसलमानों से लड़ाता है धर्म के नाम से, कभी एससी एसटी से लड़ाता है रिजर्वेशन के नाम पे, कि रिजर्वेशन से घटिया लोग आते हैं या इन्होंने तुम्हारे अधिकार खा लिए वगैरह वगैरह। और उसको कुछ भी नहीं मालूम, उसको तो अपने बाप का इतिहास मालूम नहीं, ओबीसी को तो देश का समाज का मालूम रहेगा। वो तो बेचारा इतना अज्ञान है कि वो अपने बाप को खाना खिलाता है, वो जब बताता है मनुवादी, वो कब बताता है? उसके बाप के जन्मदिन अक्षय तृतीया को। वो भी कौवा बनाता है, और उसको ये नहीं मालूम कि मेरे बाप को कौवा बना रहे है कि नहीं। यानी जिंदापन में वो अलग अलग है जाति में, तेली माली कुंभी, और मरने के बाद सबके बाप कौवा बन जाते हैं। तो इतनी सादी सत्सद बुद्धि ओबीसी को नहीं है। इसलिए अंग्रेजों ने मजाक में कहा था बाबा साहब, अरे बोले तुम किस आदमी को कर रहे हो, तो ओरिजिनल बेवकूफ लोग है ओबीसी। बाबा साहब को तो चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे कि ये जागेगा तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने सबसे पहले कलम भी उन्हीं के लिए 340 पहले लिखी, बाद में एससी के लिए, बाद में एसटी के लिए। तो बाबा साहब ये मतलब लॉजिक वाले थे कि आज भला ही वो अनपढ़ है, लेकिन कल अगर जाग जाएगा तो इन्हीं के यही क्रांति कर सकते हैं। तो आज अभी क्या हुआ, उनको पहला मतलब उनके जो बोलते हैं ना वो बोनसाई, वो एक पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, उनके तार को, इसके जड़ को अगर तार बांध दो तो वो कुंडी में शो का पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर उसको नेचुरली बढ़ाओ तो आधा एकड़ जमीन कम पड़ जाएगी। तो ओबीसी का वैसा ही हो गया। बचपन से ओबीसी को ब्राह्मणी व्यवस्था ने क्या किया, उसके माइंड को नसबंदी कर दी, बहुत बौद्धिक नसबंदी, बोनसाई कर दिया। इसलिए उसका जानवरीकरण हो गया। जैसा जानवर खाली शरीर पे जीता है, जानवर को माइंड नहीं रहता है, बुद्धि रहती है लेकिन माइंड नहीं है। इसलिए वो उसको जहाँ हकाल दो वहाँ हकल जाता है। जैसे कुत्ते को कुटका यानी रोटी दिखाओ तो आता है, डंडा दिखाओ तो भाग जाता है। तो ओबीसी का ब्राह्मणी व्यवस्था ने जानवीकरण किया है, ताकि वो इंसान करके स्वाभिमान, वो बैल बन के रहे। जैसे मनुस्मृति में ये लिखा है कि शेतकरी तीसरा बैल है। अब जो धर्मशास्त्र शेतकरी को बैल मानता है, उसको इंसान करके जीने के लिए अधिकार देगा क्या? नहीं देगा। दो बैल को क्या चाहिए? दिन भर काम लेने के बाद चारा चाहिए, ताकि वो मरेगा नहीं, मरेगा तो उसको दूसरे दिन हल पे कैसे जीतेंगे, इसलिए उसको जिंदा रखने के लिए चारा। किसी का ये कह सकते हैं कि उसने विद्रोह ही नहीं करना चाहिए, ये व्यवस्था होगी। विद्रोह तो तब होगा ना जब बुद्धि रहेगी। विद्रोह कौन करता है? शिक्षा प्रश्न। बाबा साहब ने क्या बोला, शिक्षा ये वाघिनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। अब वो भी गुर्राएगा ही नहीं, क्योंकि उसको जो शिक्षा ही मिली नहीं स्वतंत्र होने की। इसलिए उसका जानवर को जैसा जा किसी को भी जोत लो, दिन भर चारा तो हो गया। तो वैसा ओबीसी को बैल बना के रखा है। जैसा खेतों में बैल कितना भी काम करे, बैल सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन बैल कभी खेत का मालिक नहीं होता। तो ओबीसी को ब्राह्मण कभी मालिक नहीं होने देता, उसको बैल जर का इस्तेमाल करता है। जब वो मालिक होने की कोशिश करता है तो उसको हकाल देता है, जैसा गोपीनाथ मुंडे या खड़से कर देता है। फिर नया बैल खरीद लेते हैं, उन नए को तो कुछ मालूम नहीं रहता, फिर उसको जिला परिषद ग्राम पंचायत से तैयार करते हैं। अब जब वो मालिक होने की कोशिश करते हैं उसको लात मार के। तो ब्राह्मण लोग बहुजन समाज का बैल जैसा इस्तेमाल करते हैं, उसको मालिक नहीं होने देते। लेकिन बाबा साहब बोले कि तुम इस देश के मूल निवासी, तुम इस देश के आज मालिक हो,
है कि नहीं? पहला अधिकार तुम्हारा है, तो ये कब आएगा? शिक्षा। और वही तो शिक्षा, ब्राह्मणों का पहला प्रॉब्लम तो शिक्षा से ही है कि शिक्षा आने से वो प्रश्न उठेगा। महात्मा फुले को विरोध क्यों किया ब्राह्मणों ने? महात्मा फुले ने शिक्षा शुरू की। जो स्वतंत्रता का लड़ा जो ब्राह्मणों ने, अंग्रेज तो कोई अपने आप नहीं आए, अंग्रेजों को इन्हीं लोगों ने बुलाया व्यापार करने के लिए। और शिवाजी के नेवल बेस समुद्र किनारे में जब बेचा उन्होंने, वहाँ किया, और इनके नालायकी की वजह से वो सत्ताधारी बने। तो महात्मा फुले ने जब शिक्षा शुरू किया, जब उन्होंने व्यापार किया, पहले तो छोटा मोटा सुधार किया, घर देना, जमीन देना, हॉस्पिटल बनाना, तब तक ब्राह्मणों को दुख नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही शिक्षा शुरू की तो वो खड़ा हो गए कि भाई जो मनुस्मृति से 2000 शिक्षा साल से बंद रखी वो इन्होंने शुरू किया, और ये ज़्यादा दिन रहेंगे तो ये निचला समाज अगर शिक्षित हो जाएगा तो हमारा सामाजिक वर्चस्व खतरे में आ जाएगा। और इसलिए अंग्रेजों को भगाओ, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। और सब सारे भारत के ब्राह्मणवादी लोग एक होके उन्हें स्वतंत्र का लड़ा खड़ा किया, और अपने खुद के स्वतंत्रता को देश का स्वतंत्र बना के हमें मरने के लिए आगे किया बहुजनों को। बहुजनों को तो मालूम ही नहीं था कि किसका स्वातंत्र है। अंग्रेजों का, अंग्रेज तो राजकीय गुलामी, अंग्रेजों की गुलाई तो 1818 से चालू हुई थी, जो राजकीय थी, जस्ट चालू हुई थी ज्योतिबा फुले के जस्ट पहले। लेकिन ये तो हजारों साल से थी। इसलिए महात्मा फुले ने ये सोचा कि भाई ये अंग्रेज आए इसलिए इसको कुछ तो भी मिल रहा है। अगर ये अंग्रेज चले जाएंगे तो ये ब्राह्मणवादी लोग उनको ज्ञान धन तो छोड़ो, उनके मेहनत का भी खाने देने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि इनका इतिहास है कि जिन्होंने इनके धर्म संस्कृति को विरोध किया उनको उन्होंने रास्ते का पानी भी नहीं पीने दिया। इसलिए ज्योतिबा फुले ने क्या किया, उस लड़ाई को विरोध करके बोला कि जब तक अंग्रेज है तब तक तुम पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाओ, शाने हो जाओ। और शिवाजी ने जैसी खुद की का स्वराज निर्माण किया वैसा अपना बहुजन का राज तुम निर्माण करो। तो इसलिए महात्मा फुले ने शिक्षा से स्टार्ट किया, और शिक्षा से स्टार्ट करने के बाद 25 साल के बाद आंदोलन छेड़ा सत्यशोधक मूवमेंट का। वो पहला आंदोलन था बहुजन समाज का। मतलब जो ब्राह्मणी व्यवस्था रही वो इस देश के बहुजन समाज का और खासकर जो ओबीसी समाज है वो मालिक नहीं बनना चाहिए, इसका पूरा बंदोबस्त करके वो सिस्टम बना है और इसी बंदोबस्त के साथ वो काम भी कर रहे हैं। तो एक और आपकी जो बातचीत से मुझे ये समझ आया कि हमने भी जयंती मूवी देखी है, तो वहाँ जो किरदार रहा, वहाँ जो भूमिका रही है, तो उस भूमिका के बारे में हम तो पहले ही समझ गए थे कि आप ही को लेकर वो भूमिका दर्शा रहे हैं। तो सर कैसे क्या रहा उस फ़िल्म के बारे में, आपको पहले से जानकारी थी या फिर आपका पहले से इन्वॉल्यूशन रहा या फिर किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है? नहीं, ये फ़िल्म बनाने के पहले जो डायरेक्टर है शैलेंद्र, वो नरवडे, वो मेरे घर में 2-3 बार आए। उन्होंने प्रस्ताव भी रखा, उनका स्क्रिप्ट समझाया, और फाइनेंस के भी बारे में घूम रहे थे वो लोग। तो वो बहुत सारे मेरे पास जैसे आए वैसे और भी लोगों के पास गए। लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि भाई माली साहब के जैसा हम लोग और इतने लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर में जो और लोगों के कैरेक्टर में जितना दम नहीं लगता, वो माली साहब जो बोलते हैं या उनका जीवन में मेरे जीवन का उसके मेरे दोस्त ने उनको सब बता दिया था। उनका जो खास दोस्त है वो है, मतलब ये है क्या बोलते हैं, डायरेक्टर वगैरह वो फिल्म का, वो रूप नारायण। वो मेरे जीवन में जितनी घटनाएँ घटी, वो क्योंकि मेरा जैसे आप स्टूडेंट लाइफ से वैसा उनको स्टूडेंट लाइफ से वो आज बहुत हो गए, तो उनको सब मालूम था। तो उन्होंने सब बता दिया था, और 2-3 बार मेरे घर में आने के बाद प्रत्यक्ष देखा मेरी बातचीत, मेरे डायलॉग, मेरे ये, तो उन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि भाई मुझे इतने लोग मिले, लेकिन माली साहब ने जो आदमी तैयार किए या रोल, मेरा शिविर भी उन्होंने तैयार, नरवाने ने मेरे विचार भी सुने थे, शिविर भी। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम माली साहब का ही इसको रोल को इन्वॉल्व करेंगे अपने स्टोरी में, और वो हिसाब से उन्होंने स्टोरी तैयार किया। तो मैंने बचपन से लोगों को तैयार किया है, मतलब जो उद्योग कर रहे थे उसको उद्योग के लिए मदद किया, जो शिक्षा से भागते थे बचपन गाँव में उनको मैंने स्कूल में खुद लेके जाता था, उनको मास्टर से समझाता था। तो मैंने ये काम बचपन से किया हूँ, ट्यूशन लेना। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को ट्यूशन लिया मैंने जो हैंडीकैप थे, जो चल नहीं सकते थे, उसके पिताजी टीबी से मर गए, तो उसको नौकरी इसलिए नहीं मिल रही कि वो क्या बोलते हैं, वो उम्र की कम थी, लेकिन शिक्षा तो कुछ चाहिए थी। तो मैं उसके घर जाके पढ़ाता था, और 5 पैसे भी नहीं लिया मैंने। तो मुझे वो बहुत लोग बोलते थे, यार तुम पैसे क्यों नहीं लेते? तो मैं बोला मैं ज्ञान को बेचता नहीं।
कुशल कर्म को देखते हुए फिर उन्हें लगा कि समाज को ऐसी भूमिका पता चलनी चाहिए और ऐसे कैरेक्टर के बारे में समाज को जानना चाहिए और वो फ़िल्मों के माध्यम से उन्होंने रखा। तो आपने भी अगर जयंती मूवी देखी होंगी और वहाँ पर जो माली गुरुजी का मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ कि जो किरदार वहाँ पर किया गया, वो वास्तविक किरदार है और वो किरदार आज हम आपके सामने लेकर आए और माली सर के साथ आज हम बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे मुद्दे हैं और काफ़ी वास्ट जानकारी सर के पास है, 2 किताबें उनकी पब्लिश हो गई है। किताबें अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम सर का नंबर आपको छोड़ देंगे तो वो आपको किताब भी भेज सकते हैं। और कैडर कैंप के लिए सर जाने जाते हैं, प्रबोधन कार्य के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी उनके साथ रही। तो हमारे साथ माड़ी सर थे, बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि हमसे जुड़े और आप काफ़ी सारी बातचीत हमारे साथ की और हमें समय दिया। आप सर के बातचीत को लेकर आपने सर ने जिन मुद्दों को छेड़ा है, चाहे फिर वो ओबीसी के हक अधिकार की बात हो, चाहे फिर तमाम बहुजन समाज को शासक सत्ता के मुकाम पर पहुँचाने की बात हो, आप उससे क्या किस प्रकार से सहमत है, नहीं है, क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।